Hello dear student, today we start exercise 8.1 question number 11. This is the last question of your first exercise. Now the question are, आपने इस क्वेश्चन में बताना है बच्चों कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है और अपने रीजन को जस्टिफाई भी करना है, अपने रीजन को भी बताना है। क्लियर बच्चों? अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, नाउ फर्स्ट पार्ट बच्चों, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए लिखेंगे हम फॉल्स या ट्रू। ठीक, बस एक्सप्लेन कर दूंगा रीजन के साथ, रीजन नहीं लिखना है, बस समझ जाना है कि क्या है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, ABC। मान लिया ये राइट एंगल है कहां पर? बी पर, सपोज करता हूं। ठीक, अब 10a है तो a ये है। आ रही है बात समझ में? क्लियर बच्चों? तो a के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ये क्या होता है? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेनस। क्लियर बच्चों? फॉर्मूला देखिए, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। आ रही है ना बात समझ बच्चों? थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। देखिए बच्चों, अब जो फॉर्मूला बनता है 10 का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? लास्ट को देखो, P अपॉन बी, क्योंकि 10a कह रहा है ना। 10a का जो फॉर्मूला बनता है बच्चों P अपॉन बी। ठीक, मैंने आपसे बोला ये P और B में से कोई भी बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि P ही बड़ा हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा B ही बड़ा हो। लेकिन इन तीनों में P, B और H में जो सबसे बड़ा साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, वो क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। जबकि 10 के फॉर्मूले में हाइपोटेनस नहीं है। 10 के फॉर्मूले में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो बच्चों, मैंने कहा कि परपेंडिकुलर भी बड़ी हो सकती है, बेस भी बड़ी हो सकती है। अगर मान लिया परपेंडिकुलर बड़ी है बेस से, सपोज करता हूं परपेंडिकुलर बड़ी है बेस से, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है 4 और बेस दे रखा है 3, सपोज करो। ठीक, परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो 10a की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। क्लियर? 4/3 डिवाइड करके देखिए कितना आता है? 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से बड़ा आता है। जबकि यहां तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10a क्या हमेशा 1 से छोटा होता है? तो बच्चों हमेशा 1 से छोटा नहीं होता है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर बड़ी हो जाएगी बेस से तो 10a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर परपेंडिकुलर छोटी हो जाएगी बेस से, इसका मतलब यह है कि जो ये 10a की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी? 1 से छोटी आएगी। लेकिन बच्चों यहां ये नहीं बोल रहा है कि कौन बड़ी है, परपेंडिकुलर या बेस। जबकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है परपेंडिकुलर भी बड़ी हो सकती है और बेस भी बड़ी हो सकती है। तो अगर बच्चों परपेंडिकुलर बड़ी हो गई बेस से, तब 10a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। देख लो, मैंने एग्जांपल दे दिया ना। इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों? फॉल्स। हमेशा नहीं होता, इस केस में छोटा हो सकता है। जब परपेंडिकुलर बेस से छोटा होगा, इस केस में 10a की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन हर केस में नहीं, क्योंकि दूसरा केस वो भी है जहां परपेंडिकुलर बेस से बड़ी होती है। क्लियर बच्चों? अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर, सेकंड पार्ट को समझते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या एंगल a मतलब a एंगल, कोई एंगल a है, उसके रिस्पेक्ट में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sec a दे रखा है वो 12/5 दे रखा है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये बोल रहा है। क्या 12/5 पॉसिबल हो सकता है? ये बोल रहा है। तो देखिए बच्चों, sec a क्या होता है पहले उसको समझते हैं। इस फॉर्मूले में कॉस देखियो पहले, कॉस क्या होता है? B/H। और सेक कॉस का ही क्या होता है? उल्टा होता है। आ गई ना बात में? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस कितना है? B/H। तो सेक क्या होगा बच्चों? H/B। और हमें पता है बच्चों H ऑलवेज बी ग्रेटर देन B। H तो बेस से भी बड़ी होती है और परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी बड़ी होगी और बेस से भी बड़ी होगी। अब यहां पर देखो हाइपोटेनस कितना है 12,
ये नीचे जो बेस दे रखा है वो कितना है 5, मतलब 12 इज ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो आपको सेक ए कितना दे रखा है, सेक ए गिवन है बच्चों 12/5, तो h देखो h कितना है 12 और b कितना है 5, बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहा है ना। 12 इज ग्रेटर देन 5 होता है, बार 5 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, मतलब ये पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर नहीं दी, इसमें तो हमें दो ही चीज दे रखी है, बेस और हाइपोटेनस, तो बिल्कुल हमने हाइपोटेनस बेस से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो दोनों साइड से बड़ी होनी चाहिए। अभी दिया हमें बेस है तो बिल्कुल बेस से बड़ा है हाइपोटेनस, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। आ गई ना बात समझ में बच्चों। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको समझिए। थर्ड पार्ट तो खैर थ्योरेटिकल है, उसको वैसे ही समझ लेते हैं। cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या cos A का जो फुल फॉर्म है वो कोसेकेंट ऑफ एंगल A पढ़ा जाता है? इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि cos को कोसाइन, जो cos का जो बिग फॉर्म है वो है कोसाइन A। आ गई ना बात में, cos का जो फुल फॉर्म है इसको हम ये लिखते हैं कोसाइन। आ रही है ना बात में, कोसेकेंट नहीं पढ़ते हैं, तो cos को क्या पढ़ा जाता है, कोसाइन पढ़ा जाता है। तो ये एब्रिविएशन क्या है, गलत है। जो ये एब्रिविएशन यहां पर यूज हुआ है cos A के लिए, ये गलत यूज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, फॉल, क्योंकि cos के लिए जो एब्रिविएशन यूज होता है वो क्या होता है, कोसाइन। आ रही है ना बात समझ में, COSINE। क्लियर बच्चों, तो स्टेटमेंट फॉल्स। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A प्रोडक्ट होता है cot और A का? बिल्कुल गलत बच्चों, ये cot A एक ही चीज है, दो अलग अलग चीज नहीं है। इसका मतलब है एंगल A पर cot की क्या वैल्यू है, एंगल A पर cot की क्या वैल्यू है, ये आप निकाल रहे हो। एंगल निकालना आगे बढ़ोगे, इसके अगली वाली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, तो ध्यान रखना ये cot और A एक ही चीज है। cot A पूरा एक ही फंक्शन है ये। आ रही है ना पास में, ये पूरा एक है। अब यहां ये अलग अलग है, cot अलग लिख दिया, A अलग लिख दिया। क्या cot A प्रोडक्ट हो सकता है cot एंड A का? तो बिल्कुल फॉल्स। ये ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। साइन 45 डिग्री और साइन इंटू 45 में बहुत अंतर है बच्चों। आ रही है ना बात समझ में, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। ये धीरे धीरे आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, cot A ये पूरा एक ही होता है, दो अलग अलग फंक्शन नहीं है, ये पूरा एक ही फंक्शन है। क्लियर, ये पूरा एक है, दो अलग अलग चीजों से मिलकर नहीं बना, ये पूरा एक है। cot भी A भी, ये दोनों एक साथ हैं। यहां पे आपकी cot अलग और A अलग कह रहा है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्लियर बच्चों, अब बढ़ते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट की ओर, और फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 क्या पॉसिबल है? मान लिया ये बन रहा है थीटा, यही मान लेते हैं, ठीक। तो साइन का फॉर्मूला देखो क्या है, फर्स्ट वाला साइन का होता है P/H। क्या P/H यही होता है। और आपको पता है हाइपोटेनस हमेशा बड़ी होती है P से। आपको पता है ना, आपने पढ़ा है, जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, वो बाकी दो साइड से बड़ी होती है। क्लियर। अब देखो बच्चों, क्या यहां ये पॉसिबल है? P कितना दे रखा है 4 और H कितना दे रखा है 3, लेकिन यहां पर तो ये कह दे रहा है P इज ग्रेटर देन H। क्या ये पॉसिबल है? डज नॉट पॉसिबल। तो ये आपका संभव नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस बड़ी होती है P से, जबकि यहां पर तो परपेंडिकुलर बड़ी है हाइपोटेनस से, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। समझ में आ गया ना बच्चों। इसमें देखो परपेंडिकुलर 4x और हाइपोटेनस 3x, अगर x की वैल्यू कुछ होती है, मान लिया 2 होती है, तो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। क्या परपेंडिकुलर बड़ी होगी कभी हाइपोटेनस से? नहीं होगी। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो बच्चों यही इसका एक्सप्लेनेशन था, यही हमने आंसर को जस्टिफाई करना था जो हम बोल रहे हैं, क्या वो आंसर सही है या नहीं। अब आज का आपका टास्क देखते हैं। क्लियर बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 इज योर टुडेज टास्क। आज का टास्क आपका
इस वीडियो में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपने एग्जाम्पल नंबर 4 को बनाना है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। जस्टिफाई करना था अपने आंसर को, मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी दे दिया। उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज पूरी 8.1 समझ में आई होगी। अब कल से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।